हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से आरएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? ROR। सो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है सर आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है सर। फिर इफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर। ये भी जितना कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, उतना ही इक्विवेलेंट इफेक्ट करता है वॉल्यूम एंड प्रेशर। देन थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेटा? आपका इंक्रीज हो जाता है। देन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, लाइक कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। कुछ केसेस में आपके पास लाइक सनलाइट, ऐसी रिएक्शन जहां पर, या यूवी रेज, है ना, तो यूवी रेडिएशन, तो ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर सनलाइट या रेडिएशंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल है फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। इससे हम अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, तो उसमें हम सनलाइट का यूज करते हैं। वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द सनलाइट। सनलाइट मतलब उसमें जो फोटॉन्स होंगे उनसे वो इफेक्ट होगी। देन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहां जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो पीएच भी इफेक्ट कर सकती है। तो पीएच इफेक्ट करती है ऐसी रिएक्शंस को विच आर जनरली एसिड बेस रिएक्शंस। तो सर आपकी जो एसिड बेस रिएक्शंस होती है उनको भी वो तो ऐसी रिएक्शंस में जो पीएच है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट सेवंथ, कुछ केसेस में जहां पे पोलर स्पीशीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। पोलर मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं मॉलिक्यूल्स के दो एक्सट्रीम एंड्स, उनको आप बोलते हो पोलर स्पीशीज। सो ऐसे रिएक्शंस के केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये इफेक्ट करती है सर किसको? आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को, जहां पे पोलर स्पीशीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो दीज आर द फैक्टर विच जनरली इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, देन वी डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन। सो मेजर जो पोर्शन है इस चैप्टर का जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज कंसंट्रेशन में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम बात करेंगे एनीमियस इक्वेशन की, और किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली इंक्रीज होता ही है सर, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा कैटलिस्ट। सनलाइट, पीएच, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडीज में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो किस तरीके से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का जो नेचर है, नेचर से मतलब होता है सर उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, या स्टेबिलिटी क्या है, या उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी है, वो कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टेट की, ठीक है बेटा। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो गैसियस फेज में होंगे तो उनका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो ज्यादा फास्ट रहेगा। ऐसा क्यों सर? जब भी रिएक्शन होती है तो एक जनरल थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्शन तब होती है जब दो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, तो उनकी पुरानी बॉन्ड्स टूटेगी और उनकी नई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है सर। तो ऐसे में आपके पास आता है कि कोलिजन किसमें ज्यादा फास्ट होएगा? अगर सॉलिड स्टेट होगी तो पार्टिकल्स तो एक ही जगह फिक्स रहेंगे, लिक्विड होगी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाएगी, बट गैसियस होगी तो रैंडम मोशन की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स फास्ट होएंगे,
ठीक है सर। तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें कि अगर रिएक्टिंग स्पीशीज गैसियस फेज में है तब रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा देन लिक्विड, और सबसे कम जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, बिकॉज पार्टिकल्स स्टेशनरी रहता है ऑलमोस्ट, वो सिर्फ अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट ही कर सकते हैं। इसी के अलावा कि अगर सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक ही फेज में हो गए, एक ही फेज मतलब एक ही स्टेट में प्रेजेंट हो गए, तब रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली ज्यादा होते हैं। तो हम बोल सकते हैं होमोजेनस जो रिएक्शंस होती है, सर होमोजेनस मतलब जिनमें सारे के सारे जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज है वो एक ही फेज में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं होमोजेनस फेज में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होमोजेनस फेज में ज्यादा होगा देन हेट्रोजेनस। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन कौन से फेज में होगा, तो आप बोल सकते हो सर होमोजेनस गैसियस फेज में मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा, होमोजेनस गैसियस फेज। तो होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, ठीक है, होमोजेनस गैसियस रिएक्शन जो होगी उनमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा रेदर देन लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के कंपैरिजन में। ठीक है सर। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टेट के अलावा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो बेटा जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कब फास्ट होएगा, जब देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होना चाहिए जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए सर। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है, रिएक्शन कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाती। तो अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा ज्यादा फास्ट होएगा रेदर देन अगर रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट अनस्टेबल है। सो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the stability of reactant, तो जितना रिएक्टेंट अनस्टेबल होएगा इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, देन थर्ड आता है इसी में नेचर में, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड तो सर रेट ऑफ द रिएक्शन वहां पे फास्ट होता है जहां पे वीक बॉन्ड्स को तोड़कर आप प्रोडक्ट बना सको रेदर देन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ने में। क्यों, वीक बॉन्ड्स होगी कम टाइम लगेगा, कम एनर्जी लगेगी, फटाफट प्रोडक्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी दोगे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है सर, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी बॉन्ड वीक होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। सिमिलरली रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड। जितनी कम बॉन्ड्स तोड़नी पड़े रेट ऑफ द रिएक्शन उतना फास्ट, उतना ज्यादा होगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये फिजिकल किस तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन को, ये अभी हमने डिस्कस किया। नाउ द सेकंड पॉइंट व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंसंट्रेशन। ठीक है सर, तो सेकंड फैक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में हम कवर करेंगे किस तरीके से वॉल्यूम और प्रेशर इफेक्ट करेगा आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को। ठीक है, सो कंसंट्रेशन के इफेक्ट को रेट ऑफ द रिएक्शन पर कि रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे रिएक्टेंट की, तो अब वो हम इसमें कवर करेंगे। सो एक लॉ होता है जिसको आप बोलते हो रेट लॉ
एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये वो लॉ है जो हमें हेल्प करता है या जो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है? सो लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसका मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। लेट यहाँ पर x अमाउंट ऑफ A, ठीक है सर, रिएक्ट विद y अमाउंट ऑफ B, ठीक है, गैसियस फेज ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो x amount of A reacts with y amount of B and it converted into, ठीक है सर, m amount of C and q amount of D। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है बेटा। सो व्हाट रेट लॉ एक्सप्रेशन स्टेट? रेट लॉ एक्सप्रेशन स्टेट्स दैट कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactants raised to some constant which are determined experimentally, ठीक है सर। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन को मैं ROR भी लिख सकता हूँ, है ना, और इसको हम स्मॉल r से भी लिख सकते हैं। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, पावर क्या आ जाएगी A स्मॉल a, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। सो दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में रेट लॉ एक्सप्रेशन को मैं RLE बोलूंगा। सो व्हाट रेट लॉ एक्सप्रेशन से? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant is to some constants which are determined experimentally, ठीक है सर। सो जो A और B है ये कैसे डिटरमाइन होते हैं? डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है सर। तो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे, क्योंकि क्या है ये पावर ही तो है, कितनी पावर पे डिपेंड करेगा वो तो आप सब थियोरेटिकली बता नहीं सकते, तो वो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे। अब आपका कुछ का क्वेश्चन आएगा, सर x और y का क्या है? सर x एंड y आर स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और a और b की वैल्यू इनके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कौन बताएगा? जो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा सर, तो ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन कर दी, ये वो कांस्टेंट्स है, ठीक है। बट ए को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो मैं ए को क्या बोलूंगा? सर ये ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब कि डिपेंडेंस की, रेट की कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंडेंस है, रेट की कंसंट्रेशन ऑफ ए की कितनी पावर पे डिपेंडेंस चल रही है, उसको बोलते हैं ऑर्डर। सो ए इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का नहीं है। सो इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, ठीक है। तो स्मॉल a is order of the reaction with respect to A. Similarly, B is order of reaction, order of reaction with respect to B. तो order of reaction क्या आएगा? with respect to B, ठीक है सर। और B भी आपने कैसे डिटरमाइन किया होगा? एक्सपेरिमेंटली। तो B क्या बता रहा है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो B रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, दैट पावर इज नोन एज ऑर्डर, ठीक है सर। सो B स्मॉल b इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। और अगर सर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे A प्लस B, तो इनको प्लस करके मैं इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं N से, और इसको हम बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सिंपली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जब भी मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस की पावर है उनके सम को हम बोलेंगे। लेकिन अगर उसके आगे मैं मेंशन कर दूंगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन देखना है और ए जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वही आपका ऑर्डर होएगा। अगर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, सिमिलरली फॉर बी। बट व्हेन आई आस्क अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब आपने मुझे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके जो पावर है उनके सम को आपने बताना है। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो आपके n की वैल्यू होगी और वो किसके बराबर आएगा? सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो आपसे अगर मैं पूछूं मैं कि डिफाइन ऑर्डर, अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटा ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे सर इट इज डिफाइंड एज
order is defined as the sum of powers of of concentration terms. जैसे मैंने sum of powers of concentration terms in rate law expression. ठीक है, and it may or may not be equal to the sum of stoichiometric coefficient. तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, है ना. it may or may not be equal to sum of stoichiometric coefficients. ठीक है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. आप काइंडली वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. तो ये हमने रिएक्शन ली थी जनरल, और इस रिएक्शन के लिए जो जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन आया था वो क्या लिखा था, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी. सो इसको हमने बोला कि सर इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. ए और बी तो मैंने आपको डिफाइन कर दी. अब मैं एक टर्म बोल रहा हूँ रेट कांस्टेंट, वो किसके लिए बोल रहा हूँ, के के लिए. ठीक है सर. सो अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सर रेट कांस्टेंट को. सो के को हम बोलते हैं सर रेट कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं सर इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट. क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं सर हम इसको स्पेसिफिक रेट भी हम इसे कहते हैं. और क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट. ठीक है सर. अब जो रेट कांस्टेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. ठीक है सर. तो ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर. कैटलिस्ट चेंज कर, आप कैटलिस्ट की हेल्प से रेट कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का चेंज कर सकते हो. और एक और पॉइंट होता है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज नहीं कर रहे, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ k इज कांस्टेंट. k की वैल्यू क्या होती है सर, आपकी कांस्टेंट होती है. ठीक है. अब बात करते हैं इसकी यूनिट की. ठीक है. सो अब हम इसका यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं. तो रेट की यूनिट होती है सर आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसीडरिंग कंसंट्रेशन टर्म्स एज मोल पर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल पर लीटर. तो रेट कांस्टेंट. अच्छा, जब आपको कंसंट्रेशन पुट करनी है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन टर्म जो आप यूज करोगे वो मोलैरिटी ही यूज करोगे. और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, या मोलर भी आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पावर ए. कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर और पावर क्या आ जाएगा, बी. ठीक है. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर मोल पर लीटर पर सेकंड रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे आ जाएगा सर मोल पर लीटर और A प्लस बी. ठीक है, क्योंकि बेस से में पावर गेट एडेड. और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, और A प्लस बी को हम क्या लिखा, L, और जो क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो रेट कांस्टेंट की हमारे पास जो जनरल यूनिट आ गई वो क्या आई सर, तो रेट कांस्टेंट की जो हमारे पास यूनिट आई है वो आई है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, जनरल यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट इज मोल 1 - n
liter n minus 1 or second inverse. So this will be our general unit for rate constant. ठीक है सर, तो ये तो यूनिट होगी. अच्छा, इसको कई बार आपको बोलते हैं डिफाइन रेट कांस्टेंट. क्वेश्चन आ जाए डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सो किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना है तो उसके साथ की जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनको कितने यूनिट बना दो? 1 यूनिट. सो रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट is defined as rate constant is defined as rate of reaction is defined as rate of reaction when concentration of species in rate law expression RLE लिखा है शॉर्ट फॉर्म में is 1 मोलर. तो जब आप कंसंट्रेशंस कितनी लोगे? 1 मोलर, तो उसको आप डिफाइन करते हो एज रेट कांस्टेंट. ठीक है बेटा. सो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट को भी डिफाइन करते हो. जनरल यूनिट भी आ गई कि रेट कांस्टेंट की क्या होगी. अगर मेरे को रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो मैं ऑर्डर भी बता सकता हूं. जैसे यहां पर अगर मैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको दूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, और यहां पर आपसे पूछूं कि बताओ भाई ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको रेट कांस्टेंट की यहाँ पे यूनिट क्या दे दी? मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो आप मोल पर लीटर पर सेकेंड कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0. तो यहाँ से पता लग गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0. अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स है, बाकी मोल पर लीटर कितना हो जाएगा? 0. तो सेकेंड इनवर्स कब आएगा? जब मोल की भी पावर 0 हो जाए, लीटर की भी पावर 0 हो जाए, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब 1. तो n की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 1. तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1. इसी तरह रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर मेरे पास आती है मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर सेकेंड इनवर्स, तो कहने का मतलब है 1 माइनस एन को -1 के बराबर कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2. ठीक है. देन फोर्थ, अगर मैं यहाँ पे यूनिट आती है मोल, ठीक है सर, स्क्वायर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ जनरल यूनिट में मोल की जो पावर है उसको 2 के बराबर करोगे तो यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा सर? तो एक्सप्रेशन आएगा -1. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन -1. इसी तरीके से अगर आप मोल की पावर आती है हाफ, लीटर की भी मैंने आपको यूनिट दे दी -1/2 सेकेंड इनवर्स. सो यहाँ पर आप देखोगे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना आ रहा है? हाफ. अब आपका क्वेश्चन होएगा सर क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन माइनस फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना? प्लस में तो चलो माना, तो आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुड बी 0, कैन बी 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज इन फ्रैक्शन. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, सो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है. सो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मे बी 0, ठीक है, मे बी 0, ठीक है, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है सर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है. तो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए और अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपके बोर्ड में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे बेस्ड अपॉन रेट लॉ एक्सप्रेशन. काइंडली नोट इट डाउन. तो ये कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपको क्या बोला है? फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए से बी, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कर रहा है? डबल हो जा रहा है जब कंसंट्रेशन को आपने कितने टाइम इंक्रीज कर दिया? 4 टाइम्स. ठीक है बेटा. सो आपको रिएक्शन देखिए ए से बी में, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो पहले तो आप जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तो जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए सम कांस्टेंट स्मॉल ए मान लिया, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं पता। ठीक है सर। सो लेट, मैं गिवन इंफॉर्मेशन पे लिखता हूँ, लेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर क्या हो गया ए, ये R1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इधर देखिए R2, तो बोल रहे कि जो रेट है वो कितने टाइम्स हो गया, पहले रेट के 2 टाइम्स हो गया। सो जो R2 है इट इज 2 टाइम्स ऑफ R1। जब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को 2 टाइम्स कर दिया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2A कर दिया, पावर आ गया ए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ऐसा करो इक्वेशन नंबर 2 को अब आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2R1 डिवाइडेड बाय R1 के, है ना, इधर आ जाएगा 2A, पावर आ जाएगा A और के A। ठीक है सर, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A। अच्छा, 2 को आप हर कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 की पावर A आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर A, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A पावर आ जाएगा A, और रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A पावर आ जाएगा A। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, अच्छा सॉरी, जब उसने क्या बोला, रेट कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गई है, 2 टाइम्स नहीं की कंसंट्रेशन, 4 टाइम्स की है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी A। तो कॉमन टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, R1 से R1 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब आपके पास अगर देखें तो आप बोल सकते हो 2 इज इक्वल टू 4 की पावर A। अच्छा, 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तब 2 आएगा, 4 की पावर क्या आ गई A। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी हाफ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स। अब इसमें आपको सीधा ऑर्डर ही दे दिया है, रिएक्शन क्या फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स। पूछा जा रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा अगर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, कंसंट्रेशन को अगर आपने हाफ कर दिया। सो एक जनरल रिएक्शन अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ A से B में जा रही है ना, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A, पावर क्या हो जाएगा 2। क्योंकि क्या बोला हुआ है 2 क्यों बोला सर, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दिखा है ना, सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स। अब लेट R1 को आप नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह ही लिखो जो आपने लिखा है, लेट R1 इनिशियल रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। अब बोल रहा है जो सेकंड रेट है R2, जब आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दे उसके बाद जो रेट आ रहा है दैट इज R2, तो वो क्या हो जा रहा है पहले रेट का, इफ द जो रेट ऑफ द रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है कितना इफेक्ट करेगा, ठीक है, R2 क्या होगा, ठीक है, अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो आपने ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया पावर 2, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर, और इसको लिख लोगे रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अच्छा भाई, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू R1, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पर R2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा सर आपके पास 1/4 टाइम्स ऑफ R1, तो जो आपका रेट होएगा वो इनिशियल रेट का 1/4 हो जाएगा। सिंपल है। फिर थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज प्रेडिक्टेड। तो सर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n से, और वो किसके बराबर होएगा, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सम करोगे तो कितना आएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। सो थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गया 2। सो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स के या एमसीक्यू में। आपने बस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, वैल्यूज पुट करनी है, एक इनिशियल रेट को मान लो R1, दूसरे को R2, जिसमें आप वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दोगे कि रेट में क्या चेंज आ रहा है या कंसंट्रेशन में आपने क्या फैक्टर मल्टीप्लाई किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काइंडली नोट इट डाउन। थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने डील किया रेट लॉ एक्सप्रेशन से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से। सर एक और मेथड होता है जिससे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इनिशियल रेट लॉ मेथड, दैट इज इनिशियल रेट लॉ मेथड।
तो इनिशियल रेट लॉ मेथड एक वो मेथड होता है जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू। कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सो लेट सपोज कि अच्छा इसमें आपको क्या दिया होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर दिए होते हैं कि यहाँ पर आप इनिशियल रेट लॉ मेथड का मतलब क्या है कि आपको इनिशियल रेट की वैल्यू दे रखी होती है और उन वैल्यूज की हेल्प से आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। सो वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। लेट एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ। एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट B, ठीक है सर। और आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा कि कितने हमने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। फिर ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या लिया आपने, यूनिट रहेगी, अगर उसकी मोल पर लीटर आपको मेंशन होगा। सिमिलरली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। और यहाँ पर आपको इनिशियल रेट, इनिशियल मतलब जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तब इनिशियल रेट क्या है और उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपको रीडिंग्स दे दी जाएगी, ठीक है सर। तो लेट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए। 3 ये क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल रेट की वैल्यूज दे दी गई है और इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ठीक है सर। अब सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे आप, तो देखिए, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे एग्जाम्स में तो आपने सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करना है। आपको रिएक्शन दे रखी है तो आप जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। तो जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर रेट ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर आ गया बी, ठीक है। सो आपने यहाँ पे जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया। अब आपने क्या करना है सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंसंट्रेशन हमें ए का ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर निकालना है, हमें स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है तो आपने कोई दो ऐसी रीडिंग चूज करनी है जिसमें बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, ए की कंसंट्रेशन में भले ही चेंज आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो पहली ये दो रीडिंग्स है, फर्स्ट 2 रीडिंग्स, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, तो आपने वो ऐसी दो रीडिंग्स चूज करनी है जिसमें अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए का ऑर्डर निकालना है, दैट इज स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, तो दो ऐसी रीडिंग चूज करो जिसमें ए की वैल्यू चेंज हो बट बी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, और उनको गिवन एक्सप्रेशन में पुट करो। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट 1 क्या आ गया, 5 × 10⁻³ रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.01 पावर आ गया ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.01 पावर आ गया बी। सिमिलरली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 यहाँ पर रेट आ गया 1 × 10⁻², रेट कांस्टेंट के इधर आ गया 0.02 पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्योंकि सेकंड रीडिंग में आपके पास 0.02 है और बी की वैल्यू अगेन 0.01 बी, ठीक है सर। अब क्या करो, दोनों को अब आप डिवाइड कर दो। तो दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करोगे कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है सर। और जब आप देखो ध्यान से देखना, यहाँ 10⁻³ या 10⁻² है तो सर 10 की पावर सेम कर लो और यहाँ पे हम इसको 10 × 10⁻³ लिख सकते हैं। क्यों, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.01 बाय 0.02, बेस पावर सेम है तो इनको डिवीजन में ले आओ, आप इसको कैंसिल करोगे, ये आएगा 1/2, पावर क्या आ गई 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2 की पावर a। सो यहाँ से आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A क्या आ गया 1, ठीक है सर। तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू आ चुकी है 1। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है सर, अब मैंने निकालनी है b का, अब हमने स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। अब स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए भी सेम, आप कोई दो ऐसी रीडिंग चूज करो जिसमें b की वैल्यू चेंज हो रही हो बट a की वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक है। तो a की वैल्यू कांस्टेंट हो, b की वैल्यू चेंज हो रही हो। तो अब हम यहाँ पे रीडिंग चूज करेंगे 1 and 3, ठीक है। तो 1 and 3 अगर मैं ध्यान से देखूं, सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3,
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3। तो आप लिख सकते हो रेट, तो आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है एक्सपेरिमेंट 1 में 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.01 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.01 पावर बी। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 3 से भी 5 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट आ जाएगा के, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.01 पावर आ जाएगा 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.02 पावर आ जाएगा बी। ठीक है सर, अब आप इनको डिवाइड कर दोगे, कॉमन टर्म्स कैंसल आउट, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू 0.01 बाय 0.02 पावर b। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 पावर b। सर इधर तो 1 है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/2 से कैसे रिलेट करेंगे? अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो मैं 1/2 की पावर 0 लिख सकता हूँ 1 के बराबर, क्या गलत है? इधर आ जाएगा 1/2 पावर b। सो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 0, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज 1। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितने के बराबर आ जाएगा? सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा 1। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कोई भी एक वैल्यू लो, मेरे को पहली रीडिंग इजी लग रही है तो पहली रीडिंग, तो जनरल रेट लो एक्सप्रेशन हम मैं लिख सकता हूँ रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 0। तो अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, अब आप एक्सपेरिमेंट 1 लो और एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज को पुट कर दो। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 रेट ऑफ द रिएक्शन इज 5 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.01 पावर 1। अब b की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ 0.01 को आप लिख सकते हो 10⁻²। सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻, आपके पास आ जाएगा -1। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ रही है तो यूनिट आएगी आपके पास सेकेंड इनवर्स। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? सो इस तरीके से आपने इनिशियल रेट लो मेथड के क्वेश्चंस को करना है, काइंडली नोट इट डाउन। तो आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। ठीक है सर, तो अब ये तो जैसे मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताया कि कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, बट अगर मैं विद टाइम आपसे पूछूं कि भाई टाइम के ऊपर भी कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा, या किस गिवन टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी होगी, या प्रोडक्ट की गिवन टाइम पे क्या कंसंट्रेशन होगी, उसको आपने कैलकुलेट करना है फॉर गिवन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। सो नेक्स्ट इज integrated rate law equations. Integrated rate law equations. Integrated rate law equation हमें ये बताता है कि with time concentration में क्या चेंज आ रहा है, और साथ के साथ रेट कांस्टेंट का भी डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, सो जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ते तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर के लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है सर? वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जिसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन depends on zero power of concentration terms. Zero power of concentration terms. तो concentration terms की क्या पावर होगी? 0। ठीक है, पावर ऑफ concentration term कह सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन
is independent of concentration. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है सर, तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या ऐसी रिएक्शन होती है? बिल्कुल होती है सर। जैसे एग्जांपल्स अगर हम बात करें कि सर कौन कौन सी ऐसे एग्जांपल, जैसे जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे H2 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस with Cl2 in the presence of sunlight, in the presence of sunlight और UV radiations, या ऐसे लिखा जाएगा और H न्यू ऐसा लिख दिया जाए। तो यहाँ पे आपके पास 2HCl, तो जो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ये H2 और Cl2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसी रिएक्शंस जो डिपेंड करेगी सनलाइट या एक्सटर्नल सोर्स के एनर्जी के ऊपर, उनको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है सर। इसी तरीके से जब किसी गैस को आप डिपॉजिट करते हो किसी सॉलिड सरफेस पे एट वेरी हाई प्रेशर, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होते हैं। अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ से मतलब क्या है कि सर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, गिवन ऑर्डर की रिएक्शन को रिलेट करेंगे टाइम एंड कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो जैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो लेट हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ठीक है सर। अब जनरल तो टाइम जीरो पे लेट सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट। तो टाइम जीरो पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए की ए नॉट, और टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है, लेट सपोज ए नॉट में से कितना अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ, एक्स। 1 मोल ए से 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, तो x मोल ऑफ ए से x मोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर। तो कंसंट्रेशन हम ये मान के चल रहे कि जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, और जब वॉल्यूम 1 लीटर होती है तो कंसंट्रेशन और मोल्स दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है सर। तो आप बोल सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट, एंड ए नॉट में से x अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा। अब इधर देखिए, तो एक मैं आपको नोट बता दूं, मैं ए नोट को इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल ए नोट, और सिमिलरली ए नोट माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट गिवन टाइम टी। तो टी टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है ऐसा मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ठीक है। सो यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और के क्या है, कांस्टेंट। ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन से। फिर हमने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहले जब पहला लेक्चर किया था तो उसमें हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था। तो मैं रेट ऑफ द रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी ए बाय डी टी लिख सकता हूँ सर। माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डी टी इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आया है। अच्छा सर, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं किया है। ठीक है सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप 1 एंड 2 को देखें तो आप बोल सकते हो कि सर माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। अब मेरे को टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन पता है, टाइम टी पे पता है। ठीक है सर। तो मैं इंटीग्रेशन, क्योंकि एक टाइप की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ और मेरा अजम्पशन सही हो यही मैं चाहूंगा। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इनको सेपरेट कर दोगे, वेरिएबल सेपरेशन। तो डी ए कर दो और माइनस साइन और डी टी को के की तरफ ले जाओ। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और कैसे इंटीग्रेशन होगी, डेफिनेट, क्योंकि हमें लिमिट्स पता है। तो टाइम जीरो से लेकर टाइम टी तक अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट। टाइम जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, टाइम टी पर कंसंट्रेशन है ए टी। ठीक है बेटा। अब डी ए की इंटीग्रेशन क्या होएगी, ए। ठीक है, कंसंट्रेशन ए, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है सर, ए नोट से किधर तक, ए टी तक है सर।
और यहाँ पर माइनस के dt की के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t, और टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर t तक। ठीक है सर। अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t AT माइनस क्या आ जाएगा A नॉट, और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस KT। सो यहाँ पे हमारे पास जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t पर कैसे डिपेंड करेगी, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस KT। सो दिस एक्सप्रेशन represent the relation between the concentration and time t for zero order reaction। ठीक है बेटा, एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, देखो डायग्राम मेरे अच्छे नहीं जाते, इसलिए लाइन भी बहुत टेढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट अब हमें पता है AT की वैल्यू किसके बराबर है सर, A नोट माइनस एक्स के, और A नोट की वैल्यू किसके बराबर है, A नोट माइनस KT। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, KT, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है x, और वो वैल्यू किसके बराबर आ गया, KT। सो इट इज आवर सेकेंड एक्सप्रेशन। ठीक है, देन थर्ड एक्सप्रेशन हम जो निकालते हैं इट इज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो थर्ड एक्सप्रेशन जो हमारे लिए आता है इज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब इट इज डिफाइंड एज द टाइम, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते टी हाफ, सो इट इज डिफाइंड एज द टाइम। ठीक है, इट इज defined as ठीक है, it is defined as the time period during which concentration of reactant during which concentration of reactant consumed 50%। कि कितने टाइम में आपका 50% ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, 50% ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंज्यूम हो रही है, उस टाइम को आप क्या बोलते हो, टी हाफ। सो कहने का मतलब ये है कि सर फॉर जब t इज इक्वल टू टी हाफ के बराबर होएगा, तब जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ A होगी एट टाइम t वो किसके बराबर हो जाएगी, A नोट कंसंट्रेशन ऑफ A नोट डिवाइड। हाँ जी डियर स्टूडेंट, बीच में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से तो AT इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A नोट बाय 2 जब t होएगा t हाफ के बराबर। सो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट करोगे तो AT हो जाएगा A नोट बाय 2 और ये हो जाएगा A नोट माइनस KT हाफ। ठीक है, सो यहाँ से t हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा A नोट बाय 2 के। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। सो दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन। सो ये कंप्लीट है आपका जीरो ऑर्डर, काइंडली नोट इट डाउन।